वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। और आज के वीडियो में हम जूनियर के ज्योग्राफी के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है मानचित्रण। तो आइए मानचित्रण के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्या होता है मानचित्रण, पहले ये जानते हैं। हम देश तथा दुनिया में स्थित सड़कों, रेलों, कस्बों, समुद्रों, द्वीपों आदि की जानकारी मानचित्र तथा ग्लोब के माध्यम से करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक, ग्लोब पर विश्व के सभी महासागर और महाद्वीप दिखाए जाते हैं जो हमें एक साथ नहीं दिखते हैं। एक साथ जो है आप ग्लोब पे देखोगे गोल तरह से होता है, कोई इधर साइड में अंदर रहता है पीछे, कोई इधर पीछे रहता है। तो इसीलिए ग्लोब पे तो सब एक साथ दिखते नहीं हैं। इसीलिए ग्लोब से हम विश्व का मानचित्र तैयार करते हैं जिस पर पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं। तो जो मानचित्र होता है वो एक ऐसे प्लेन पेज पे होता है। तो उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक हम सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है ना। सारे जो है अब कॉन्टिनेंट और जो है सभी महासागर एक ही पेज पे दिख जाता है, जबकि ग्लोब में वो गोल तरीके से होता है इसलिए पूरे पे नहीं दिखता है। तो आप देखते हैं फिर मानचित्र क्या होता है। तो मानचित्र होता है सामान्य रूप से पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल सतह पर समान अनुपात में प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। यानी कि अभी आपने बताया ना कि आप एक पेज पे आप बना दोगे एक समतल सतह पे, तो उस पे मानचित्र जो बनेगा अलग अलग जगह का, तो वो आप एक ही पेज पे देख सकते हैं। तो ये होता है आपका मानचित्र। मानचित्र जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मानचित्र हैं देखते हैं। तो मानचित्र है पहला आपका भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, इन सबको दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसको बोलते हैं भौतिक मानचित्र। मानचित्रों का अंतर बहुत जरूरी है हमको जानना कि कौन कौन सा मानचित्र होता है, ठीक है ना। राजनैतिक मानचित्र क्या होता है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विभिन्न विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है वो राजनैतिक मानचित्र कहलाता है। यानी कि जब पर्वत, पठार, नदियाँ, महासागर ये सब दिखाई जाएंगे तो वो आपका भौतिक मानचित्र हो गया। लेकिन जब सबकी जो है सीमाएं दिखाई जाएंगी, किसकी सीमा किससे लगती है, हाँ, किसकी सीमा बड़ी है छोटी, किस तरह से, इस तरह से, तो ये आपका राजनैतिक मानचित्र है। उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए राजनैतिक मानचित्र। और भौतिक चीज़ों को जैसे पर्वत, पठार, ये सब के लिए भौतिक मानचित्र। अब अगला आपका है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। तो विशेष जानकारियां मतलब क्या हो गया? जैसे सड़क मानचित्र। सड़क मानचित्र में क्या होता है? कौन सी सड़क किधर से आ रही है, जा रही है, इस तरह की सड़क मानचित्र हो गया। वर्षा मानचित्र, किस जगह पे ज़्यादा वर्षा हो रही है, किस जगह पे कम वर्षा हो रही है। वन तथा उद्योग आदि को दर्शाने वाले मानचित्र, यानी कि किस स्टेट में ज़्यादा वन क्षेत्र हैं, किस में कम वन क्षेत्र हैं, कहाँ ज़्यादा उद्योग है, कहाँ कम है। ये सब आपका थीमेटिक मानचित्र होता है, ठीक है ना। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अगला आपका है भू राजस्व मानचित्र। तो इन मानचित्रों में क्या होता है? भूमि का बंटवारा, सिंचित क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भूमि के उपयोग, कार्यालय, विद्यालय, अधिवासों और औद्योगिक क्षेत्रों को दिखाया जाता है, ठीक है ना। भू राजस्व में भूमि से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आपके भू राजस्व मानचित्र में दिखाई जाएंगी। अब देखिए हम अपने गांव का मानचित्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी गांव का मानचित्र उस जिले के बंदोबस्त अधिकारी के पास एक प्रार्थना पत्र और मानचित्र बनाने की फीस को जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। याद रखने वाला पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। बंदोबस्त अधिकारी के पास एक प्रार्थना पत्र और मानचित्र बनाने की फीस करके आप किसी गांव का मानचित्र बनवा प्राप्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे मानचित्रों का एक साथ संग्रह पुस्तक के रूप में किया जाता है तो उसे एटलस कहते हैं, ठीक। एटलस की पुस्तक आपने देखी होगी। इसमें क्या होता है? अलग अलग मानचित्रों का अलग अलग पेज में दिया रहता है, मानचित्र बना रहता है अलग अलग तरीके से। तो उसको पुस्तक को जो है एटलस कहते हैं, बहुत सारे मानचित्रों का एक साथ संग्रह, ठीक है। मानचित्रों को समझने के लिए तीन घटक आवश्यक हैं। तो ये तीनों घटक बहुत ज़रूरी हैं मानचित्र को, किसी भी मानचित्र को समझने के लिए। एक तो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, दूरी आप कैसे पता करेंगे मानचित्र में, और किसी प्रतीक का क्या मतलब है, यानी कि किसी की चिन्ह, कोई चिन्ह अगर बनाया गया है, इस तरह से चिन्ह बनाया है तो उसका क्या मतलब है, इस तरह से चिन्ह बनाया तो इसका क्या मतलब है। तो उस चिन्हों का ज्ञान आपको पता होना चाहिए। जैसे ये हो गया, इसका क्या मतलब है। तो ठीक है ना। दिशा, दूरी और प्रतीक, ये तीन घटक बहुत आवश्यक है किसी मानचित्र को समझने के लिए। पहला घटक आपका है दिशाएं। तो दिशाएं देखते हैं कि पहले क्या करते थे लोग, दिशा जानने के लिए सूर्य की मदद लेते थे। उगता हुआ सूरज देखकर वो सोचते थे कि, कहते थे पूर्व, और अस्त होता हुआ देख के
पश्चिम दिशा पहचान लेते थे, ये अब भी करते हैं हम लोग। उसके बाद लोग जो है ध्रुव तारे से दिशाएं मालूम करते थे, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि ध्रुव तारा जो होता है वो हमेशा नॉर्थ साइड में रहता है, तो ध्रुव तारे से भी हम लोग उत्तर दिशा का ज्ञान कर लेते थे। आजकल हम लोग क्या करते हैं, दिक सूचक यंत्र यानी कि कंपास बोलते हैं इसको, इसकी सहायता से दिशाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। और जो दिक सूचक यंत्र की जो सुई है ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तर दक्षिण आप जान लीजिए, इस तरह से अगर मानचित्र कोई बना है तो उसमें उत्तर हमेशा ऊपर होगा, दक्षिण नीचे होगा, दाहिने साइड आपका पूरब होगा, बाएं साइड आपका पश्चिम हो गया। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना। इस तरह से आप हमेशा याद रखेंगे, किसी मानचित्र को देखने के लिए हमेशा यही चीज़ यूज होगा, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का इसी तरह से। तो ये दिक सूचक यंत्र में इधर आपका समझ लीजिए नॉर्थ है, ये आपका हो गया साउथ। आगे देखते हैं, मानचित्र में जो दिशाएं हैं तीर द्वारा दिशाएं दर्शाई जाती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अभी आपको ये बताया, यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है ना इस तरह से, यहाँ पे उत्तर लिखा है, यहाँ पे दक्षिण लिखा है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ठीक है। तो आपने देखा ये इस तरह से, अभी आपको ऊपर बताया था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप इसको याद रखेंगे, ये इसी तरह से हमेशा बनेगा। और देखिए उत्तर और पूरब के बीच में कौन सा है, उत्तर पूर्व, यानी कि इधर आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और इसी तरह से नॉर्थ और पूर्व और दक्षिण के बीच में हो गया दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट हो गया ये। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट हो गया, मतलब कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में। और इसी तरह से पश्चिम और उत्तर के बीच में क्या हो गया, उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। तो यही आपको यहाँ पे दिशा निर्देशक दिया है। तो इसी तरह से आपको दिशाओं की जानकारी होना जरूरी है किसी भी मानचित्र को समझने के लिए, पहली बात। अब आपका आ गया दूसरा, क्या है, दूरी। दूरी कैसे पता करेंगे आप, देखिए मानचित्र जो होते हैं वो छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, मतलब अब किसी अगर भारत देश का मानचित्र बनाना होता है तब भी आप एक छोटे पेज पे बना देते हो, लेकिन इससे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात जो है वो वास्तविक रहे, यानी कि उसको इसी अनुपात में छोटा किया जाता है ताकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो उतनी ही दिखे जितनी वास्तविक रूप में है, ठीक है ना। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की एक बड़ी दूरी को प्रदर्शित करती हो। मतलब क्या है, इसके लिए हम क्या पैमाना या मापक चुनते हैं। अब मापक या पैमाना क्या होता है, पैमाना जो है वो स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात। इसके बाद इसके लिए समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, ठीक है ना, पैमाना को समझने के लिए। यदि आपके घर और विद्यालय के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए लंबा है, यहाँ पे भी हम देखिए एक पैमाने की तरह ही दिखा रहे हैं इसको, 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर, मान लीजिए आपने कोई एक मानचित्र बनाया था इस तरह से, इसमें आपको दिखाना था तो आपने इतनी दूरी दिखाई थी, ठीक है ना। इसे 2 सेंटीमीटर, आपने इसको दो पार्ट में बनाया कि यहाँ 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर में प्रदर्शित किया था। इसका अर्थ यह हुआ कि मानचित्र पर जो 1 सेंटीमीटर है उसकी भूमि के 5 किलोमीटर को बताया गया, यानी कि दो आपने जो पेज पे बनाया वो 2 सेंटीमीटर ये दूरी बनाई, जो 10 किलोमीटर थी उसको आपने 2 सेंटीमीटर बना दिया, यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर इसका निकालोगे तो कितना होगा, 5 किलोमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर कितना है, 10 है, तो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर होता है। यही हो गया आपका पैमाना, ठीक है ना। ये आप पैमाना सेट कर देते हैं कि इतनी दूरी का मतलब हो गया 5 किलोमीटर, फिर इतनी दूरी का मतलब 5 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर, इतनी दूरी का मतलब 10 किलोमीटर हो गया। तो आपका 10 किलोमीटर तो स्थल पे तो 10 किलोमीटर बहुत दूर था, लेकिन आपने पेज पे छोटा सा बना दिया, तो वो आपका हो गया पैमाना, ठीक है ना। अब आपका देखते हैं प्रतीक या संकेत। हम मानचित्र में किसी निश्चित वस्तु को हूबहू रूप में तो दर्शा नहीं सकते, जैसे अगर पहाड़ है तो पहाड़ को पूरा पहाड़ की तरह थोड़ी बना सकते हैं, जैसे कि भवन, बांध, वृक्ष, नदियाँ, घाटी, ये सब तो हम क्या कर सकते हैं, प्रतीकों के रूप में उसको दिखा सकते हैं केवल, ठीक है ना। इसलिए हम इसे मानचित्र में दर्शाने के लिए संकेत, अक्षर, छायाओं, चित्रों और रेखाओं का प्रयोग करते हैं। यह प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान कर देते हैं, मतलब अगर कहीं पे जो है तालाब की तरह बना है तो हम देख के जान जाते हैं कि ये तालाब है, ठीक।
इन प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक जो है इसकी विश्वव्यापी भाषा है ना, हर जगह मानचित्र में एक ही तरह के चित्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। अंतर्राष्ट्रीय सहमति का मतलब विश्व में कहीं भी जो है मानचित्र बनाया जाएगा तो उनमें इन्हीं प्रतीकों का चित्र प्रयोग किया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ये जो प्रतीक यूज होते हैं मानचित्रों में इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। जैसे जलाशय को नीले रंग से, पर्वत को भूरे रंग से, पठार को पीले रंग से और मैदानों को हरे रंग से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। ये फिक्स कर दिया गया है, कहीं भी मानचित्र बनाया जाएगा इसको इसी तरह से दर्शाया जाएगा। जैसे कि रेलवे लाइनें जो दर्शानी है, बड़ी लाइन के लिए ये चित्र है, मीटर लाइन के लिए ये चित्र है और रेलवे स्टेशन के लिए ये चित्र है। सड़कें देखिए, अगर आपको पक्की सड़क दिखानी है तो आप सीधी लाइनें दो खींचते हैं, और आपको अगर कच्ची सड़क दिखानी है तो ऐसे छोटी छोटी लाइनें खींचते हैं, ठीक है ना, कि ये सड़क कच्ची है। इसी तरह से सीमाओं के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कौन सा राज्य का सीमा है, कौन सा जिला का सीमा है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल को किस तरह से दर्शाएंगे इसके लिए चित्र है। और मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी जगह जगह बने होते हैं तो इसको किस तरह से दर्शाया जाएगा। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लिखते हैं, ठीक है ना, पोस्ट और टेलीग्राफ के लिए पीटीओ लिखते हैं, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिखा जाता है। बस्ती और कब्रिस्तान, देखो बस्ती के लिए ये हो गया, कब्रिस्तान के लिए इस तरह से, पेड़ के लिए इस तरह से प्रतीक बनाएंगे और घास के लिए इस तरह से। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है मानचित्रों में प्रयोग की जाती हैं और ये इन्हीं को क्या बोलते हैं, रूढ़ प्रतीक कहते हैं, ठीक है ना। ये पूरे विश्व में एक समान होती हैं। अब देखते हैं योजना या खाका क्या होता है। कभी कभी छोटे स्थानों को विस्तार से दर्शाने की आवश्यकता होती है, इसके लिए क्या बनाया जाता है, योजना बनानी पड़ती है। जैसे किसी घर, कक्षा या बाजार का खाका। इस तरह के मानचित्र से बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे कमरे की लंबाई और चौड़ाई। आप किसी कमरे का खाका बनाते हैं पहले, जब भी आप कोई घर बनाना होता है, ठीक है ना, तो आप पहले बनाते हैं यहाँ पे आपका एक 10 बाई 12 का कमरा होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ बाथरूम होगा। तो ये आप क्या बनाते हैं, खाका तैयार करते हैं, एक योजना तैयार करते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या, रूपरेखा बनाना। रूपरेखा में हम किसी स्थान या मकान की स्थिति के विषय में जल्दी जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए बिना माप के एक रूपरेखा खींच देते हैं। यानी कि जैसे कि हमको बताना है कि यहाँ से आप चले आइएगा, इतनी थोड़ी दूर आने के बाद आपको इधर घूम जाना है, यहाँ पे एक आपको मंदिर मिलेगा, मंदिर के पास से आप थोड़ी दूर चलेंगे तो मेरा घर यहाँ पे है, ठीक है ना। इसमें कोई आपने माप नहीं बताया कि आप 5 किलोमीटर आना, वहाँ से 2 किलोमीटर इधर जाना, फिर 1 किलोमीटर इधर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी एक स्केच बना दे रहे हो, आप रूपरेखा बना दे रहे हो, जल्दी से आप जानकारी देना है, आप जल्दी से इस तरह से बना दिए। लेकिन आपका जो प्लान और खाका जो अभी ऊपर था उसमें क्या था, आपने एकदम पूरा बताया कि हमारा ये कमरा जो है 10 बाई 12 का होगा, फिर किचन होगा, उसकी भी साइज़ आपने फिक्स की है, यहाँ पे आपने बरामदा बनाया उसकी भी साइज़ आपने फिक्स की है। तो वो आपने प्लान बनाया, खाका बनाया है, और यहाँ पे आपने क्या किया, एक रूपरेखा खींच दी है कि हाँ इस तरह से है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ पे मंदिर पड़ेगा, वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो मेरा घर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने रूपरेखा बना ली। अब मानचित्र का अध्ययन कैसे करेंगे, ठीक है ना। मानचित्र के अध्ययन के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लीजिए। जो मानचित्र का जो दिशा सूचक तीर है वो मानचित्र के बाएं हाशिए पर बना होता है। ये आपका इस तरह से होता है, मानचित्र आपका यहाँ पे आपको सामने बना हुआ दिखा होता है। तो यहाँ पे जो है मानचित्र का बायां हाशिया कौन है, ये आपका यहाँ पे क्या बना होगा, एक बना होगा दिशा शीर्षक तीर, उस पर इस तरह से तीर बने होंगे कि आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ठीक है ना। अब देखिए इन रेखाओं द्वारा हमें मानचित्र के दिशाओं का ज्ञान होता है, ठीक। मानचित्र में सबसे ऊपर, ठीक है, ये याद रखना, बाएं हाशिए पर दिशा शीर्षक जो तीर आपको मिलेगा, और सबसे ऊपर क्या होता है, पैमाना रेखा। जैसे आपको पैमाना भी बताया गया ना, जैसे कि आपने अभी फिक्स किया था 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, लेकिन आप बड़े पैमाने में जो आपका विश्व का पैमाना या देश का पैमाना होगा, आप 10 किलोमीटर से नहीं, आप जैसे कि देश के पैमाने में आप 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, इस तरह से आप रख सकते हैं, ठीक है ना, पैमाना। और इसकी पैमाने की सहायता से आप दो स्थानों के बीच की दूरी भी बता सकते हैं। मानचित्र में संकेत या प्रतीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। इनकी समझ के लिए मानचित्र
इन संकेतों की समझ मानचित्र अध्ययन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है ना, आप मानचित्र के में बने संकेतों को अगर नहीं पहचानेंगे तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, कौन सी चीज़ बताई गई है। तो मानचित्र के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट कौन सी? एक तो आपका दिशा, दूसरा आपका दूरी और तीसरा आपका संकेत और पैमाने। ठीक है ना, संकेत और प्रतीक। ठीक, तो अब आपका देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग क्या है। दूर स्थित स्थान, वस्तु या घटना तथा धरातल के बारे में बिना वहाँ गए सूचना और जानकारी प्राप्त करना ही सुदूर संवेदन कहलाता है। जैसे आप कहीं गए नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन वहाँ की जो है सारी जानकारी आप प्राप्त कर ले रहे हैं यहीं बैठे, तो वो आपका सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग कहलाता है। आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भ में इसका तात्पर्य आकाश में स्थित किसी उपग्रह से, ठीक है ना, ऊपर से आप कोई भी चीज़ें आप देख ले रहे हैं कि यहाँ पे रास्ता किधर से जा रहा है। गूगल मैप से आप देखते हो कहीं का रास्ता, ठीक है ना, वायुयान से या फिर गुब्बारे से किसी स्थान, वस्तु या घटना या धरातल की जानकारी एकत्र करना। अब तो ड्रोन भी आ गया है, ड्रोन भी आप ऊपर से जाके कहीं दूर का चीज़ आप देख सकते हैं। तो उससे अंकित संकेतों द्वारा यानी कि डिजिटल सिग्नल्स हमें मिलते हैं। इससे किसी भी दूसरे स्थान पे बैठ के आप उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो वो आपका सुदूर संवेदन यानी कि आप कहीं गए, बिना कहीं गए वहाँ की जानकारी आप सैटेलाइट से या फिर गुब्बारों से या वायुयान से किसी भी तरह से आप वहाँ की जानकारी जो है प्राप्त कर ले रहे हैं। ऊपर से आप देख के सब चीज़ों का स्थान, वस्तु और घटना के बारे में जान ले रहे हैं, वो आपका क्या है, सुदूर संवेदन है। ठीक है ना, कि आप घर बैठे किसी दूसरी जगह की चीज़ों को अपने पास तक डिजिटल सिग्नल के द्वारा प्राप्त कर ले रहे हैं, ये आपका रिमोट सेंसिंग हो गया। अब देखें भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है। सुदूर संवेदन यानी कि आप कहीं घर बैठे आप कहीं दूर की चीज़ों का जो है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सुदूर संवेदन द्वारा अनेक भौगोलिक जानकारियाँ आपको मिल जाती हैं, जैसे सूचनाएं और आंकड़े आप प्राप्त कर लेते हैं। अब इन सभी जानकारियों को कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है, ये सारी जानकारियाँ जो आपने रिमोट सेंसिंग में घर बैठे कहीं दूर की जानकारी आपने प्राप्त की है, उसको एकीकृत और समन्वित करते हुए कंप्यूटर में, ठीक है ना, विश्लेषण उनका करो, जिससे आपको कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। विश्लेषण के द्वारा पुनः नए निष्कर्ष और सूचनाएं प्राप्त करना ही भौगोलिक सूचना प्रणाली या जीआईएस कहलाता है। तो आप क्या करोगे, अभी तो आपने ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें देख ली कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे है, अब उसको आप कंप्यूटर में अपने डालो और उसमें और भी उसका विश्लेषण करो, तो उसमें आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी, तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा, भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है ना, कंप्यूटर के माध्यम से उनका विश्लेषण करोगे तो उससे जो सूचनाएं प्राप्त होंगी उसको भौगोलिक सूचना प्रणाली कहेंगे। अब देखते हैं आंकिक मानचित्रण क्या होता है। तो आंकिक मानचित्रण कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना ही आंकिक या कंप्यूटर मानचित्रण कहलाता है। ठीक, आंकिक मतलब डिजिटल हो रहा है, बोला जा रहा है, ठीक है ना। आंकिक मानचित्रण कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना है। आजकल मानचित्र कंप्यूटर की सहायता से भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अब ये देखिए, आंकिक मानचित्रण कंप्यूटर की सहायता से किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं, तो वो आपका भौगोलिक सूचना प्रणाली। आप किसी जगह की इंफॉर्मेशन जब लेंगे तभी तो उसका आंकिक मानचित्र बना पाएंगे, ठीक है ना। जीआईएस द्वारा सूचनाओं का संचालन, एकत्रीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है। ठीक, किसी स्थान की समस्या के समाधान अथवा कोई योजना बनाने के लिए कई तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है। इन जानकारियों को संगठित करके ही मानचित्र बनाया जाता है। किसी भी स्थान की जो है जो समस्या है या फिर उसकी उस स्थान के लिए आप कोई योजना बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास मानचित्र जो है मानचित्र बनाने के लिए कई सारी जानकारियों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इस प्रकार बने आंकिक मानचित्र के आधार पर आगे की योजना बनाई जाती है। यानी कि आप कहीं का पहले आप देखें कि किस तरह से कहीं पे औद्योगिक विकास हुआ है, तो आप अगर 1 साल पहले का आपके पास जानकारी रहेगी, उसके बाद 1 साल बाद की आप जानकारी लोगे, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि उस जगह पे पहले इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन अब जो है इस समय इंडस्ट्री आ गई है, तो उसका विकास कैसे करना है, आगे की योजना कैसी बनानी है, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक, तो आपका इसमें इतना ही है, ठीक है ना। तो अब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर इस वीडियो की किसी और को ज़रूरत हो तो आप उस तक भी ये बात पहुंचा सकते हैं। ठीक, और वीडियो को लाइक, शेयर और ठीक है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।